दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है दर्जी पेटी के जादुई सोने के लहंगे और चांदी की सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गुड़गांव में रहने वाली 17 साल की प्रियांशी एक गरीब दर्जी थी, जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ प्रियांशी, अरे अंदर है क्या? हाँ चाची, आ जाओ अंदर। अरे परसों जो ब्लाउज सिलने के लिए दिया था तुझे, वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है। ये लीजिए। प्रियांशी रेखा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेखा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर प्रियांशी दुखी सुर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? मगर चाची, मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको तो पता है, बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट। इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख प्रियांशी, ये गांव है, यहाँ तेरे जैसे नत्थू खैरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से 1 पाई भी ज्यादा नहीं दूंगी मैं। प्रियांशी रेखा के नखरे को जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई और रेखा भी वहाँ से चली गई। तभी उस गरीब दुखियारी दर्जी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं और वो दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ, आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार न होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी प्रियांशी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दोपहर में उसका नन्हा भाई रोहन स्कूल से आ जाता है। दीदी, मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आँख देखकर रोहन उसका चेहरा पढ़कर कहता है, दीदी, आप रो रही थी ना? दीदी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे प्यारे भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब चल खाना खा ले, तेरी दीदी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो प्रियांशी के सर से सालों पहले ही छीन चुका था, जिस कारण प्रियांशी को बेहद कच्ची उम्र में ही अपने भाई की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांव वाले उस गरीब दर्जी बहन की मजबूरी को जानते थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर प्रियांशी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात वो सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है। रोहन अब बड़ी क्लास में जा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी कुछ कमाई नहीं हो रही है। ऐसा सोचते सोचते प्रियांशी अपना सर रखकर सिलाई मशीन पर ही सो जाती है। तभी वो अपने सपने में अपनी माँ मालिनी को देखती है। उसकी माँ उससे कहती है, जागो प्रियांशी। माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते थक गई है। हालात ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख के बादल छटने की बजाय और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के अंदर तुझे छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तय खाने में पहुँच जाएगी।
वहाँ एक बक्सा है जिसके अंदर तुझे जादुई लहंगा और सैंडल मिलेगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वो अपने अंदर से तुझे लहंगा और सैंडल देंगे। इसी के साथ वो दर्जी बेटी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी किरण फूटने से पहले देखा हुआ सपना सच होता है। इतना बोलकर प्रियांशी झटपट से उसी तहखाने में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा और लाल सैंडल दिखाई देती है। माँ के कहे अनुसार ये जादुई लहंगा चोली और सैंडल मिल तो गए, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इससे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। ये जादुई लहंगे और सैंडल, अगर तुम जादुई हो तो मुझे अपना जादू दिखाओ। इसके बाद उस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल में से तेज चमचमाती हुई रोशनी बाहर निकलती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाता है, जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने अंदर से लाल लहंगे प्रकट करने लगता है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारी लाल सैंडल प्रकट करने लगती है। ये तो सच में जादुई लहंगा और जादुई सैंडल हैं। अब इन्हें बेचकर मैं अपनी और अपने भाई को गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ। प्रियांशी उन सैंडल और लहंगे को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा एकदम सस्ते दाम में। साथ में लाल सैंडल भी है केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी आरती नाम की लड़की उसके पास आकर कहती है, क्या सच में ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ये ब्राइडल लहंगा ही 10,000 के ऊपर में बेच रहे हैं, पर तुम इतना महंगा लहंगा इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तुम आम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियाँ मत गिनो। कुछ ही देर में प्रियांशी के सारे लहंगे और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। प्रियांशी रोजाना अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से वैसे ही बहुत सारे लहंगे और सैंडल बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी दूर हो जाती है। साथ ही उसका जीवन भी पटरी पर आ जाता है। अब कई साल बीत चुके थे। एक रोज प्रियांशी के मन में एक ख्याल आया। जादुई लहंगा और सैंडल के चलते मेरा जीवन तो गरीबी से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से गुजर रहे होंगे। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा और सैंडल देकर उनकी मदद करूं, तो उनके पिता के कंधे कर्ज तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे और सैंडल मदद का हाथ आगे बढ़ाओ, ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। प्रियांशी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे और सैंडल के अंदर से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वो मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहाँ पाखी नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारी शादी है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी की शादी कहाँ पता चलती है? ऐसा मत कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा और सैंडल तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक ही बार होती है। इस तरह प्रियांशी गरीब पाखी को अपने हाथों से जादुई लहंगा और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रोहन IAS बन जाता है। दीदी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना
ये आईएएस भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर प्रियांशी की पलकें भीग जाती हैं और रोहन प्रियांशी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान सजाए प्रियांशी जैसे ही अपने जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है कि तभी प्रियांशी के लहंगे और सैंडल से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसका लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की हो जाती है। साथ ही साथ वो 16 श्रृंगार और गहने से सजकर और उसका रूप भी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? और ये लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की कैसे हो गई? अचानक उसका ध्यान अपने जादुई सुनहरे रंग के लहंगे पर जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा सवाल दूर हो जाता है और आखिर में 7 फेरों के साथ प्रियांशी की शादी हो जाती है। और फिर प्रियांशी अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से हमेशा गरीबों की मदद करती है और अपनी जिंदगी में खुश रहती है। बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम के एक गाँव में चांदनी अपनी माँ सुषमा और अपनी बहन आरती के साथ में रहती थी। चांदनी चाँद की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और वहीं आरती बहुत ही नक्चड़ी और एक घमंडी किस्म की लड़की थी। सुषमा ने चांदनी को गोद लिया था। सुषमा चांदनी को अपनी सगी बेटी आरती से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन दोनों बहनें बैठकर टीवी देख रही थीं कि तभी आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, ये चांदनी को हमने गोद क्यों लिया है? मुझे लगा इसे कहीं कूड़ेदान से उठाया है, क्योंकि ये मेरी तरह खूबसूरत जो नहीं है। तभी सुषमा गुस्से में आरती से कहती है, आरती, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। ये मत भूलो कि चांदनी तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हें पता भी है कि मेरी और तुम्हारे पापा की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा था। फिर मैंने तुम्हारे पिता के साथ चांदनी को गोद लिया और उससे कुछ महीनों बाद ही तू पैदा हो गई। कितना अच्छा होता माँ, इसके गोद लेने से पहले ही मैं हो जाती तो सारा कुछ मुझे अकेले ही मिलता। नए नए कपड़े, जूते, सब कुछ मैं खुद अकेले ही पहनती और आपकी और पापा की अकेली प्यारी बेटी होती। माँ, क्या मुझे सारा कुछ इस चांदनी की बच्ची से शेयर करना पड़ता है? ना इसका कोई लाइफस्टाइल है और कपड़े तो देखो इसके, बिल्कुल बहन जी की तरह लगती है। माँ, कौन इसे मेरी बहन कहेगा? आरती, तुम बहुत ज्यादा ही बोलने लग गई हो। ऐसे ही एक दिन आरती अपनी माँ के पास आकर उनसे कहती है, माँ, मुझे नेल पॉलिश खरीदनी है और मेकअप का कुछ सामान भी खरीदना है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ जरूर, ये लो पैसे और अपनी बड़ी बहन के लिए भी एक अच्छी सी नेल पॉलिश खरीद लेना, समझी बेटा? इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है कि तभी जब मुझे कुछ खरीदना हो तो इस महारानी को भी खरीद के ला कर दो। मैं तो शहर के अच्छे शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सारा सामान लेकर आऊंगी और उस चांदनी के लिए कोई ठेले से सस्ती सी नेल पॉलिश खरीद के लाकर दे दूंगी। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। अगले दिन आरती अपने लिए शहर के शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सामान लेकर चांदनी के लिए ठेले से नेल पॉलिश ले लेती है और वो चांदनी को नेल पॉलिश देने के लिए उसके कमरे में आती है। ये लो चांदनी, मैं मार्केट गई थी, मुझे रास्ते में ठेले वाला मिला तो मैं तुम्हारे लिए ये नेल पॉलिश लेकर आई हूँ। चांदनी नेल पॉलिश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन कुछ दिन घर के कामों के ध्यान में
चांदनी के दिमाग से नेल पॉलिश बिल्कुल निकल ही जाती है और एक दिन उसे नेल पॉलिश की याद आती है और वो नेल पॉलिश लगाने बैठ जाती है कि तभी एक बूंद नेल पॉलिश उसके कपड़े पर गिर जाती है और वो कपड़ा सोने के कपड़े में बदल जाता है। तभी चांदनी अपनी माँ को जोर जोर से बुलाने लगती है। माँ, माँ, ये देखो माँ, ये क्या हो गया? सुषमा जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और चांदनी उससे कहती है, माँ, मैं ये नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी एक बूंद मेरे कपड़े पर गिर गई और देखिए माँ, मेरा कपड़ा पूरा सोने का हो गया। अरे, लगता है ये कोई जादुई नेल पॉलिश है बेटा। इस तरह चांदनी किसी भी चीज को जांचने के लिए नेल पॉलिश जैसे ही लगाती तो वो चीज सोने के रूप में बदल जाती। कुछ दिनों बाद आरती का किसी अच्छे घर के लड़के से रिश्ता हो जाता है और तभी आरती सोचती है, मैं तो ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और ये चांदनी की बच्ची उस जादुई नेल पॉलिश की वजह से काफी अमीर हो जाएगी। ऐसा मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। शादी के एक दिन पहले आरती चांदनी के कमरे में जाकर वो जादुई नेल पॉलिश चुरा लेती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर शादी के कुछ दिनों बाद आरती अपने पति से कहती है, देखो मोहन, आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई नेल पॉलिश है जिसे लगाने से कोई भी चीज सोने में बदल जाती है और इससे हम इस शहर के काफी अमीर पर्सन हो जाएंगे। ये लो, इसे जरा अपने हाथों पर लगाओ। जैसे ही मोहन उस जादुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाता है कि तभी उसका हाथ सोने का बन जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो सोने का हो गया। लेकिन आरती लालच में बहुत खुश हो जाती है और अपने बालों पर जैसे ही वो जादुई नेल पॉलिश को लगाती है, आरती पूरी तरह से गंजी हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ गए? तभी मोहन गुस्से में उससे कहता है, आरती, ये तुम्हारी लालच की वजह से ही मेरा हाथ सोने का हो गया है। क्या मुझे अब अपना हाथ कटवाना पड़ेगा? रुपया पैसा सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। चलो, हमें दीदी के पास चलना होगा। हाँ, चलो जल्दी। फिर आरती जल्दी से चांदनी के पास आती है। चांदनी दीदी, देखो, मैंने तुम्हारी जादुई नेल पॉलिश चुरा ली थी, जिससे मेरी और मोहन की देखिए क्या हालत हो गई है। कुछ करो ना दीदी, प्लीज कुछ करो। तभी उस जादुई नेल पॉलिश से एक सुंदर गोल्डन परी बाहर आती है। आरती, तुमने ये जादुई नेल पॉलिश चुराई थी, इसीलिए तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति को भी भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो। मेरे लालच की सजा मेरे पति को मत दो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तभी चांदनी परी से आरती की तरफ से माफी मांगती है और परी अपनी जादुई छड़ी के जादू से मोहन का हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है और आरती के सर के बाल भी वापस आ जाते हैं। इस तरह आरती अपने किए पर बहुत पछताती है और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसके बाद आरती खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घर वापस चली जाती है और इधर चांदनी अपनी माँ और उस जादुई नेल पॉलिश के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।